कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सबके सब ओबीसी। वो छीनने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, ना हम आरक्षण को हटाएंगे ना हटाने देंगे। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। आपके लोग आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए। अनुसूचित जाति के आरक्षण का एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे। ये जो आपने अभी सुना है ना, ये 2024 का चुनावी शोर है। समय का पहिया तो 3 दशक आगे बढ़ चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों की सियासी गाड़ी आज भी जात पात के दलदल में फंसी हुई है। कितनी अजीब बात है कि हक और अधिकार के नाम पर एक बार फिर चुनावी थाली में जाति का लड्डू परोसा जा रहा है, लेकिन इससे समाज के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, इसकी फिक्र किसी को भी नहीं है। जात पात और असमानता की बीमारी दूर करने के नाम पर सियासत के डॉक्टर लोगों को आरक्षण का इंजेक्शन लगाने लगे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट की चर्चा कोई भी नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। पॉलिटिकल कॉरिडोर के इलेक्शन स्पेशल सीरीज में आज बात उस मुद्दे की जिसे पक्ष और विपक्ष दोनों ही 2024 का पोल थीम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मंथन उस मुद्दे पर जिसकी बहस से निकली आग में विकास की रोशनी कम और नफरत की तप ज्यादा है। लिटमस टेस्ट उस नीति का जिसकी सीढ़ी बनाकर हर चुनाव में अलग अलग दल सत्ता के शिखर का सफर तय करने का ख्वाब देख रहे हैं, और डिकोडिंग उसी चुनावी डोज की जिसकी खुराक देकर पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक वोट बैंक को दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। तो आज बात इन तमाम मुद्दों पर। जरा अपने आप से ही आप पूछिए, हमारा और आपका जीवन जीने का स्तर कैसा होता है? पढ़ाई से, नौकरी से, आय के अलग अलग स्रोत से, और ये सब देने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? सरकार की। और सरकार ये सब नीतियों के जरिए समाधानों का बंटवारा करके देती है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, ये सभी उसी संसाधन का हिस्सा है। जब बात आरक्षण की आती है तो 2 वर्गों में इन्हीं संसाधनों का बंटवारा हो जाता है। एक वर्ग जिससे जिसको उसका फायदा हो, और वो स्वाभाविक रूप से इसका समर्थन करता है, जिसको पूरी तरीके से इसका फायदा मिलता है। लेकिन दूसरा वर्ग वो है जिसे इसका लाभ नहीं मिलता। वो इस नीति का खुलकर विरोध करता है। यही वजह है कि आरक्षण के मुद्दे पर होने वाली बहस अनंत और इतनी तीखी होती है हमेशा। हम आज यही बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि चुनाव में इस मुद्दे का शोर है। हमें लगता है कि अब इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। एक बार फिर इस मुद्दे पर बात करनी जरूरी है, क्योंकि आरक्षण को लागू हुए 3 दशक से अधिक का वक्त बीत चुका है। लेकिन कोई दल इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आरक्षण अपने उद्देश्य में कितना कामयाब हुआ है। कोई दल नहीं दे सकता। कोई भी नेता, आप पूछ लीजिए, क्या कोई भी नेता यह दावा नहीं कर सकता कि जिस उद्देश्य से हुआ वो उद्देश्य पूरा हुआ या कितना पूरा हुआ? क्या वो ये दावा कर सकता है कि हर जरूरतमंद को आरक्षण दिया जा रहा है या नहीं, या जिसको जरूरत है उस तक आरक्षण की जो सेवाएं हैं जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए पहुंच रही हैं? कोई दावा नहीं कर सकता। मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, आप सभी से ये गुजारिश है कि आप अगले 20 मिनट के लिए ये भूल जाइए कि आपको आरक्षण मिलता है या नहीं। हम आज आरक्षण के समर्थन या खिलाफ में बात नहीं कर रहे, हम उसके सभी पहलुओं को परखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप
ये सारा ख्याल छोड़ देंगे तभी बेहतर तरीके से परख पाएंगे। देश और समाज पर इसके क्या प्रभाव है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संविधान में आरक्षण 3 क्षेत्र में देने का प्रावधान है। आर्टिकल 330 से 334 लोकसभा और विधानसभा में। एक आर्टिकल है 243 पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शन में। फिर आता है आर्टिकल 16 केंद्र और राज्य सरकार की नौकरी। फिर आता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 30 जिसके जरिए शिक्षा में आरक्षण की बात होती है। अब तो पहले आरक्षण से जुड़े कुछ सवालों का जवाब समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जिसके बाद हम विस्तार से इस बात पर चर्चा करेंगे जिन आरक्षणों का हमने प्रावधानों पर बात की। देखिए, पहला सवाल, आरक्षण का आधार क्या है? भारत में आरक्षण देने के 3 आधार हैं, जाति, आर्थिक स्थिति और जेंडर, जिसमें सबसे अधिक बहस जाति के आधार पर दी जाने वाले आरक्षण को लेकर होती है। अब दूसरा, आरक्षण कब तक? दरअसल संविधान में नौकरी और शिक्षा के आधार पर आरक्षण के समय को लेकर कोई सीमा नहीं, लेकिन पॉलिटिकली है। लोकसभा विधानसभा के लिए सीमा है, जिस पर कहा था कि हर 10 साल में विचार किया जाए। अब तीसरा, कितना आरक्षण, मतलब आरक्षण की लिमिट क्या होनी चाहिए? 1992 में इंदिरा साहनी केस में आरक्षण की सीमा 50% तय हो गई। 2022 में इसको बढ़ाकर 60% 60% कर दिया गया, और जिसके बाद आर्थिक आधार पर स्वर्ण को 10% 10% का आरक्षण मिला। और चौथा सवाल है, कहां कहां आरक्षण? एक बहस यह भी है कि क्या सेना और जुडिशरी में भी आरक्षण दिया जाए? आरक्षण का विरोध करने वाले तो क्रिकेट टीम में भी आरक्षण की बात कहकर इस प्रावधान का मजाक उड़ाते हैं। अब मुद्दा यह है, सवाल यह है कि बीते 3 दशक में क्या वो सब हासिल हुआ जो आरक्षण का उद्देश्य था? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमको अपने आप से, आसपास से, सरकार से या सरकार के नुमाइंदों से पूछने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। किसी भी नीति की सफलता उसके आंकड़ों पर निर्भर होती है। तो एक काम करते हैं, उन आंकड़ों को समझते हैं। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं, उससे हम इस पूरी स्थिति, वास्तु स्थिति क्या है वो समझते हैं, जिससे आप आरक्षण के प्रभाव को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अलग अलग वर्ग के छात्रों की हिस्सेदारी देख लेते हैं। 1970 में 7% एससी उच्च शिक्षा हासिल कर रहे थे, जो 2017 यानी 2017 में या फिर 2018 के बीच में, 2017 से 18 के बीच में 14.4% 14.4% हो गया। अब एसटी की बात कर लेते हैं। हमने पहले आपको आंकड़े एससी के बताए। एसटी की बात करेंगे तो 1970 में 1.6% उच्च छात्र शिक्षा हासिल की गई। तो वहीं 2017-18 यानी 2017 और 18 में 5.2% 5.2% हो। एक आंकड़े के मुताबिक 16 IITs में एसटी छात्रों के लिए रिजर्व और 81% सीटें खाली हैं। अब बात सरकारी नौकरी करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर जो डेटा देख रहे हैं वो सरकारी नौकरी के अलग अलग कैटेगरी में एससी और एसटी के हिस्सेदारी का है। इन आंकड़ों से साफ है कि ग्रुप सी और डी में इनकी हिस्सेदारी अधिक है, जबकि ए और बी में कम है। केंद्र की नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षित 42,000 पद खाली हैं, 42,000 पद खाली हैं। तीसरा है राजनीति। लोकसभा में स्केड्यूल कास्ट के लिए 84 और स्केड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। और ये शोर आपने सुना होगा जब महिला आरक्षण की बात हुई या जब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा था, राहुल गांधी ने उठाया तो अमित शाह ने इसके रिप्लाई में ये तमाम आंकड़े पेश किए थे। लेकिन आप अपने आसपास झांक कर देखिए और सोचिए कि अगर कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाता है तो क्या ये पूरा वर्ग पॉलिटिकली अवेयर हुआ है? और मैं दावे के साथ कह सकती हूं, नहीं। 90 के दशक के बाद
एससी, एसटी, ओबीसी में कोई एक नेता उभर कर निकलता है और फिर अपने समुदाय का नहीं बल्कि अपने परिवार का ही उद्धार करता है। अब उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण के लिए बिहार ले लीजिए। सबसे ज्यादा जाति की बात होती है, जाति के आधार पर राजनीति होती है। जीतन राम मांझी, बेटा, दामाद, सभी कोई न कोई पद संभाल रहे हैं। चिराग पासवान 5 में से 1 टिकट खुद तो 1 अपने बहनोई को दे दी। लालू यादव खुद को मंडल आंदोलन का मसीहा बताते हैं और 2 बेटी, 2 बेटा, पत्नी सभी को पॉलिटिकल सेटल कर चुके हैं। शिबू सोरेन खुद को आदिवासी का नेता बताते हैं और बेटा बहू को पद दिलाते हैं। यूपी में ओपी राजभर, बेटा चुनावी मैदान में है। संजय निषाद, अखिलेश यादव जिनकी पत्नी, चाचा सभी पॉलिटिकली सेटल है। और ये जितने नाम हैं और चेहरे देख रहे हैं ना, ये सब राजनीति तो एससी, एसटी, ओबीसी की ही करते हैं, करते आ रहे हैं और अभी भी करते हैं। और इनके राज्य में सबसे खराब स्थिति इन्हीं जाति वर्ग की है। और ये सब आजकल के नहीं बल्कि 3 से 4 दशक से राजनीति करने वाले नेता हैं। ऐसा नहीं कि अभी उभर कर आए। आपने इनकी राजनीति, इनका पैटर्न, इनके तरीके खुद बखूबी देखे हैं। अब एक बार फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और सरकारी नौकरी को लेकर आंकड़ों पर आते हैं, जो अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों से ये बिल्कुल साफ नहीं होता कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। हो सकता है कि इन वर्ग से जिन लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिला वो पहले से ही समृद्ध हों, इसलिए वो सवाल पे वापस जाते हैं। क्या जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, उनको आरक्षण मिल भी रहा है? तो ऐसे में आप खुद बताइए, क्या ये जरूरी नहीं कि इस पूरे रिजर्वेशन सिस्टम की एक बार स्क्रूटनी की जाए? देखिए, हम आरक्षण के विरोध में बिल्कुल बात नहीं कर रहे, मैंने आपको शुरू में भी कहा, लेकिन सवाल यह है कि इसकी जमीनी हकीकत क्या है, जिस पर राजनीति होती है, सब कुछ निर्भर होता है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? जरूरत को, जरूरतमंद को मिल भी रही है, पहुंच रहा है इसकी जरूरतें, इसकी जो आरक्षण जिस प्रावधान की वजह से दिया जा रहा है, जिस उद्देश्य से। और ये बात केवल हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बात हम ही कर रहे हैं, बल्कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी सुप्रीम कोर्ट भी यही कह चुका है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि अगर बैकवर्ड क्लास का विकास सही तरीके से नहीं हो रहा तो क्यों ना इस पूरी नीति का एक बार विश्लेषण कर इसे सही तरीके से लागू किया जाए। और संविधान में आरक्षण का प्रावधान की वकालत करने वाले बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का भी तो यही कहना था। रिकॉर्ड में ये बात दर्ज है कि उन्होंने आरक्षण को हमेशा एक अस्थायी सिस्टम बताया। कहा था रिव्यू कीजिएगा 10 साल बाद जरूरतों के हिसाब से। लेकिन मजाल है किसी भी राजनीतिक दल की कि वो इस टूल को, इसमें पूरे प्रावधान में कोई सुधार की बात करें। दरअसल सारी बात वोट बैंक की है ना। हम मानते हैं कि इतिहास में कुछ कमियां थीं, लेकिन उसी कमी को ठीक किया जा सकता है। ठीक करने की कोशिश के बजाय 90 के दौर में कुछ नेताओं ने उसे ढकने के लिए रिजर्वेशन का रेड कार्पेट बिछा दिया, जो देखने में तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन हमने आंकड़ों के जरिए आपको बताया है कि उसका फायदा उस हद तक मिल रहा है या नहीं। जो आंकड़ों से नजर आ रहा है कि नहीं मिल रहा, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। अब जरा उस वोट बैंक की बात करते हैं जिसे ये सियासी दल रिजर्वेशन का लॉलीपॉप देकर अपने खेमे में रखना चाहते हैं। तो बात तो वोट बैंक की है, चुनाव की है, चुनाव जीतने की है, राजनीति की है। भारत की 19% आबादी एससी, 10% एसटी और एनएसएसओ के मुताबिक 41% ओबीसी और मंडल कमीशन के हिसाब से 52% ओबीसी आबादी। अब अगर कोई नेता या दल आरक्षण से छेड़छाड़ की बात करेगा तो इस वोट बैंक के खिसकने का डर है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान का कोई भी सियासी दल इस प्रावधान को चिमटे से भी छूना नहीं चाहता, इतनी जरूरत नहीं करता। अब आइए करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पर। 2024 के लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है।
आरक्षण वर्सेस आरक्षण की नीति, ये जो तमाम तरीके की बात है उसकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। सारा का सारा पोल थीम अब आरक्षण वर्सेस आरक्षण का शुरू हो चुका है। बयान वर्सेस बयान, बयान वर्सेस पलटवार, और पलटवार भी आरक्षण पे। विपक्ष मुस्लिम वर्ग को आरक्षण की वकालत कर रहा है। और उस समय जब तीसरे फेज का चुनाव चरम पर था, दोपहर में लालू प्रसाद यादव, जो अपने आप को मंडल कमीशन के मसीहा मानते हैं, उन्होंने मुसलमान आरक्षण की वकालत की और कहा पूरा का पूरा देना चाहिए। तो बीजेपी SC ST OBC को आरक्षण ना छीनने का भरोसा दे रही है और डरा भी रही है कि अगर वो आए तो क्या होगा। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्या बीजेपी अपने सबसे बड़े वोटर क्लास को इंटैक्ट रखना चाहती है? उसी की कोशिश में जाहिर तौर पे। और कांग्रेस और आरजेडी जैसे विरोधी दल पोलराइजेशन के जरिए मुसलमानों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उनका अस्तित्व इस समय मझदार में है। जिन जिन सीटों पर अब चुनाव होने हैं अभी 4th 5th फेज में, आपको अभी और इस तरह के बयान देखने को मिलेंगे। जहां पर चुनाव बाकी हैं, वहां पर मुस्लिम पोलराइजेशन से ही लालू प्रसाद यादव के बेटे की नैया पार लगेगी। वजह जो भी हो, नीयत सिर्फ और सिर्फ एक है, ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरना। बिहार में जब आरजेडी और जेडीयू साथ थी तो जातीय जनगणना करवाया गया। फिर राहुल गांधी भी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का झंडा बुलंद करने लगे। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि इसका देश पर असर क्या होगा? चलिए मान लिया कि आप सरकार में आएंगे, मान लिया आप संविधान में संशोधन कर इसको लागू कर देंगे, लेकिन वोट बैंक के लिए चुनावी नारों में इस तरह के प्रयोग के आफ्टर इफेक्ट पर कोई बात नहीं करता है। जब लालू प्रसाद यादव ने यह बयान दिया होगा तो देश के वोटर्स या देश की जनता पर अलग अलग तरीके से इस पर क्या असर पड़ा होगा। जो बात आपको ये सियासतदान नहीं बताते, मेरा काम उन नेताओं की साइकोलॉजी को डिकोड करके आप तक पहुंचाने का है, आपको बताने का है, और अभी भी मैं वही कर रही हूं। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरी वो शर्त आपको याद होगी जो मैंने आपको शुरुआत में कही थी। आपको एक आम जनता की तरह सभी चीजों को देखना है, परखना है, ना कि आरक्षण पर अपना नफा नुकसान देखते रहना है। अगर जातिगत सर्वे के आधार पर आरक्षण दिया जाए तो दो सवाल तो बिल्कुल बेसिक है, कब तक आरक्षण और कितना आरक्षण, क्योंकि इस सिस्टम को हमेशा के लिए तो लागू नहीं किया जा सकता, और अगर किया गया तो उसके आफ्टर इफेक्ट भी सोचने होंगे। हो सकता है जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो उस मौके से वंचित रह जाए। जिस जातिवाद को खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई थी वो और बढ़ जाएगी। दफ्तर में जातिवाद को लेकर एक दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत ही सही आक्रोश तो रहेगा, और क्यों थोड़ा बहुत, दफ्तर में आक्रोश रहेगा, हमारे पड़ोसियों के बीच में आक्रोश रहेगा। आपको हर जगह वो खाई बढ़ती नजर आएगी। और डिजर्विंग कैंडिडेट, जिसका बच्चा डिजर्विंग है, अगर उस तक वो आरक्षण की सुविधा या वो आगे नहीं पहुंच पाता तो फिर क्या खाई नहीं बढ़ेगी? भारत में 3000 कास्ट और 25,000 से अधिक सब कास्ट है। इसमें कई उपजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या बेहद ही कम है। पढ़ाई और नौकरी में उनकी हिस्सेदारी जनसंख्या के अनुरूप होगी। क्या विपक्ष इस बात की गारंटी ले सकता है? क्योंकि 30 साल में तो कई ऐसी जातियां हैं जिनका आरक्षण से कोई उद्धार नहीं हुआ। जाके देखिए बिहार में मुसहर जाति के लोगों को, उनके जीवन शैली को, उनके जीवन को देखिए। यूपी में केवट और मल्लाह को देखिए, जिनके नाम की माला जपकर नेता सुबह शाम राजनीति तो कर लेते हैं, लेकिन उन तक क्या कोई फायदा पहुंचा आरक्षण का? उनका जीवन सुधरा? उन तक आरक्षण पहुंच भी पाया? SC, ST और OBC की राजनीति करने वाले नेताओं से एक और सवाल है। नौकरी या पढ़ाई में एंट्री के लिए अगर ऐसी व्यवस्था हो, मान लीजिए कि ऐसी व्यवस्था हो भी जाए, तो क्या आगे की तरक्की मेरिट पर आप होने देंगे? क्योंकि ये वही नेता हो सकता है ये बात करें कि प्रमोशन में भी आरक्षण की मांग करें, आरक्षण की बात रखें। यहां पर वही बात आती है, डिजर्विंग कैंडिडेट।
ये बात सामान्य है कि एक खास तबके को लंबे समय तक संसाधन और साधन से दूर रखा गया। छुआछूत की बात हुई और उनको कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि वो बराबर नहीं, छुआछूत का उन्हें शिकार होना पड़ा। और अब अगर आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाता है या हिस्सेदारी वाली व्यवस्था लागू की जाती है तो क्या ये रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? ध्यान से सुनिएगा, क्या एक वक्त का मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं बन जाएगा? मैं फिर सवाल करती हूं, क्या ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? लंबे समय तक जिसको इग्नोर किया गया, अब क्या ये उल्टा नहीं हो जाएगा? क्या समाज में हर वर्ग और जाति के लोगों के बीच एक लंबी खाई नहीं बन जाएगी? तो फिर इससे हासिल होगा क्या? जिस भेदभाव को हम खत्म करना चाहते हैं रिजर्वेशन के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से, अगर राजनीति के लिए उस भेदभाव को और बढ़ा दिया जाए तो देश को क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, हर जगह दूरी, गुटबाजी, यही तो खत्म करना था आरक्षण के जरिए, और यही बढ़ रहा है आरक्षण की वजह से, और यही होगा। लालू यादव जी मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करते हैं। अरे भाई, जब मुसलमानों की करीब 100 से अधिक जातियां पहले से केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल हैं, राज्य अपने अपने हिसाब से उन्हें आरक्षण दे रहे हैं, उन्हें हिंदुओं की तरह ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो महज लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं लालू जी? और ये आप ही हैं जिसने बयान दिया है कि मंडल कमीशन तो मैंने बनाया है, जिसमें धर्म के आधार पर नहीं, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने की बात आप ही ने कही है। तो फिर क्यों ऐसी बात, माहौल क्यों खराब कर रहे हैं लालू जी आप? तो भैया एक बात तो पानी की तरह साफ है, आरक्षण बदलाव की कम और राजनीति की मशीनरी ज्यादा बन गया है। देश के विकास के लिए हर तबके के लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इससे हम, आप, हर कोई सहमत है। लेकिन आरक्षण को हथियार बनाकर अगर लोगों को आपस में बांटा जाएगा, आरक्षण के दम पर वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी, तो उस पर सवाल उठाना जरूरी है। और यह काम केवल मेरा नहीं है, आपका भी है। सोचिएगा जरूर, समझिएगा जरूर।